Hello everyone, welcome to Bind EduTech। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूनिट 8 का जो पार्ट 2 है जिसका नाम है न्यूक्लियाई। दिस न्यूक्लियाई इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। इससे पहले तक में हम लोगों ने एटम्स के विषय में कंप्लीट स्टडी किया था और अब हम लोग चर्चा करेंगे न्यूक्लियस के बारे और इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स एंड एग्ज़ाम में आने वाले टर्म्स। जैसे ये एटम है एंड दिस इज़ द सेंट्रल part of an atom is termed as nuclei and न्यूक्लियस से पहले शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके प्लूरल फॉर्म को देखेंगे। व्हाट इज न्यूक्लियस? द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम, द सेंट्रल part of an atom, the central part of an atom where almost whole mass of the atom is supposed to be concentrated, where the whole mass of the atom is supposed to be concentrated is called nucleus। न्यूक्लियस क्या है? किसी भी एटम का वो सेंट्रल पार्ट जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उस एटम का सारा का सारा जो मास है और इंटायरली जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पर कॉन्सन्ट्रेटेड होगा। इसमें हम लोग लिखेंगे कि ऑल्सो द इंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कॉन्सन्ट्रेटेड एट दैट न्यूक्लियस। मतलब ये जो छोटा सा जगह है, इस छोटे से जगह में ही इस पूरे एटम का मास को ऐसा सपोज किया जाता है कि वो कॉन्सन्ट्रेटेड रहता है। एंड इसमें जो न्यूक्लियस का साइज लिया जाता है वो तो ऑर्डर में आता है। दैट इज़ द एस्टिमेटेड साइज ऑफ न्यूक्लियस is about 1 Fermi meter and that is 10 to the power minus 15 meter, 10 to the power minus 15 मीटर के अप्रॉक्स में होता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसके अंदर हम लोग को कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं, स्पेशली फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन एंड जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इंजीनियरिंग का, उसके लिए कौन कौन से टॉपिक ज़रूरी होंगे। तो वेरी फर्स्ट हम उन टॉपिक्स के विषय में आपको बता देते हैं जो इस चैप्टर में आपको ज़रूरी पड़ेंगे।
देन सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन आफ्टर composition, very first introduction of nucleus, first one, and इसके बाद सेकंड में पढ़ना है कॉम्पोजिशन। किस चीज़ का कॉम्पोजिशन? ना कॉम्पोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या क्या आपको सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तथा एक रिलेटिविस्टिक कंपैरिजन क्या होगा सबके बीच में। एंड आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, और इसके बाद एक टर्म है आइसोमर्स। इन सब के विषय में लिटिल बिट नॉलेज कि आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होता है, आइसोटोन्स क्या होता है, एंड इसी में हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट तरीके से कि आइसोमर्स के अलग अलग टाइप्स क्या क्या होते हैं। देन इसके बाद आगे एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे व्हाट इज एटॉमिक मास, व्हाट इज एटॉमिक मास, एंड उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, मन से इसमें जैसे कोई न्यूक्लियर है, न्यूक्लियस है, तो जनरली उसके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास होते हैं दैट विल बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज एटॉमिक मास। और इसके बाद न्यूक्लियर साइज एंड न्यूक्लियर डेंसिटी, लेकिन एटॉमिक नंबर को भी ज़रा देख लेंगे हम लोग। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर साइज, मीन्स एक न्यूक्लियस का साइज क्या होगा, एंड नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर डेंसिटी। जैसे देखिए न्यूक्लियर साइज में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका साइज कैसा होता है, और उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियर डेंसिटी। क्योंकि कॉम्पोजिशन सबका अलग अलग होता है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू जनरली हम लोग जानते हैं मास बाय वॉल्यूम। सपोज कीजिए यदि फिक्स वॉल्यूम पे ही अलग अलग मास लिया जाए या फिक्स मास पे ही अलग अलग वॉल्यूम लिया जाए तो डेंसिटी में अंतर आएगा। तो वही हम लोग चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आवर इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के विषय में देखेंगे। एक्चुअली इससे पहले तक हम लोग न्यूट्रॉन के विषय में बस
उसका जैसे चार्जलेस पार्टिकल है बट नॉट द मासलेस, तो हम लोग ज़्यादा उस पर गौर नहीं किए थे। बट न्यूट्रॉन का डिस्कवरी तथा साथ साथ इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उन सब के विषय में एक डिटेल्ड स्टडी, और आफ्टर देन न्यूक्लियर फोर्सेस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर फोर्सेस। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके बारे जो आइडिया है वो दिए थे युकावा नाम के साइंटिस्ट थे, जापानीज साइंटिस्ट युकावा। उन्होंने न्यूक्लियर फोर्सेस के विषय में बताए थे। और उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स होता है उस पर उन्होंने डिस्कशन किया था। एंड इसके बाद आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, एंड द आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन is one of the most important relation which we are going to discuss here, Einstein mass energy relation. Our 10th topic of this chapter will be Einstein mass energy relation, और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है। इसमें हम लोगों ने E इज़ इक्वल टू जो mc² होता है उस रिलेशन को हम लोग इसमें देखेंगे। वैसे इसका डेरिवेशन तो आपको जनरली नहीं पूछता है मेडिकल के एग्जामिनेशन में, बट हाउ वी कैन यूज़ दिस दैट इन आवर डेली लाइफ, हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं वो आपको जानना चाहिए। अब इसके बाद एक आता है मास डिफेक्ट। एक टर्म है मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट क्या है। तो कोई न्यूक्लियस जब बाउंडेड स्टेट में रहता है उस समय उसका कंप्लीट मास, और जब हम लोग उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उसका सेपरेट मास को जोड़ते हैं तो जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, ये सारा का सारा डिस्कशन न्यूक्लियस के बारे ही है। जब हम लोग न्यूक्लियस का स्टडी करेंगे उस समय सारा का सारा जो बातें हैं सब हम लोग इसी के अंदर देखेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन ये भी टॉपिक है। इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। किसी सेपरेट न्यूक्लियॉन के लिए बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, और आगे जाकर अलग अलग एलिमेंट्स के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ बनता है, जो कर्व बनता है बाइंडिंग एनर्जी का, वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट दैट ग्राफ।
दैट इज़ द ग्राफ ऑफ या बाइंडिंग एनर्जी कर्व भी उसको हम लोग कह सकते हैं। सेवरल एलिमेंट्स शोज सेवरल डिफ्लेक्शंस। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व में वी विल हैव अ प्रॉपर आइडिया अबाउट द एलिमेंट्स कि कौन ज़्यादा स्टेबल है और कम स्टेबल है। तो ये आपको हो गया बाइंडिंग एनर्जी कर्व। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी। कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल होगा और किसका स्टेबिलिटी कम होगा, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर रेडियो एक्टिविटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी एंड इसमें हम लोग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के विषय में पढ़ाई करेंगे कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन क्या है, कैसे होता है। तो उसके बारे कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट नॉलेज इसमें हम लोग को मिलने वाला है। देन आफ्टर सॉडी-फाजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज। रदरफोर्ड-सॉडी में सॉडी-फाजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज। सॉडी-फाजान्स डिस्प्लेसमेंट लॉज। इसके विषय में पार्टिकुलर नॉलेज हम लोग को अधिक से अधिक तभी पता चलेगा व्हेन वी विल डिस्कस दिस एंड ऑल्सो इसका कुछ एप्लीकेशंस हम लोग जब देखेंगे कि हाउ कैन वी यूज दिस लॉ to solve several type of numerical problems. Then after laws of radioactive decay, इसमें रदरफोर्ड-सॉडी लॉ आ जाएगा। को और 18th टॉपिक लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। इट मीन्स टू से दैट कि जब कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डीके करता है तो उस समय उसका डीके का जो रेट है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये आपका हो गया लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके एंड इसमें हम लोग देखेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। किसी रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है उसका हाफ लाइफ क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हाफ लाइफ टाइम एंड दिस टॉपिक इज सो मच इम्पॉर्टेंट दैट इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।
किसी भी एलिमेंट के अंदर जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उन सभी का जो सारे लाइफ को जोड़कर जब हम लोग एवरेज या मीन निकालते हैं तो देन दैट इज़ कॉल्ड मीन लाइफ और एवरेज लाइफ। इसके बाद अल्फा डीके बीटा डीके एंड गामा डीके, ये सब के विषय में ये तीन हम लोग को पढ़ना है। किस कंडीशन में अल्फा डीके होता है, कब बीटा डीके होता है और कब गामा डीके होता है। ये तीन अलग अलग कंडीशंस हैं, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गामा डीके। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको दोनों टर्म मिल जाएंगे, एक न्यूक्लियर फ्यूज़न एंड न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन में भी जब चेन रिएक्शन पढ़ेंगे तो उसमें दो चीज़ आएगा, एक कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और एक अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन और अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन दे आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजन। एंड इसके बाद हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर एनर्जी में ही टर्म आता है अबाउट द स्टेलर एनर्जी और डिफरेंसेस बिटवीन द न्यूक्लियर फ्यूजन एंड फिजन। differences between nuclear fusion and fission, stellar energy and last में nuclear holocaust, controlled and uncontrolled chain reaction, controlled and uncontrolled chain reaction, stellar energy, then after nuclear holocaust, and lastly the nuclear energy। और एक टर्म डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों के बीच में क्या अंतर है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम लोग एक एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आप सभी कोई देख कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे और
नेक्स्ट एक एक करके हर एक टॉपिक को देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू वेरी मच। बाय।